नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा कर्ण। स्वागत करती हूं मेरे चैनल पे साइंस कैस्ट नेहा। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स, जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में ज़रूर काम आता है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं पहले न्यूज़ की तरफ। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नेजह 2024 भारत और किस देश की थल सेना के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो यह भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जा रहा है। यह एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, अल नेजह 4। तो देख सकते हैं आप, ये भारत और ओमान के थल सेना है। निम्न में से किस पैरा ओलंपियन को चुनाव आयोग ने निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय PWD आइकन घोषित किया है? Which of the following para Olympian has been declared as a national PWD icon of Election Commission by the Election Commission? तो इसका आंसर है शीतल देवी एंड राकेश कुमार। लेफ्ट में देख सकते हैं आप, शीतल देवी है एंड राइट में राकेश कुमार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पैरा ओलंपियन शीतल देवी एंड राकेश कुमार को इलेक्शन कमीशन का नेशनल PWD आइकन घोषित किया है। शीतल देवी एंड राकेश कुमार इलेक्शन कमीशन के नेशनल PWD आइकन के रूप में वोटर अवेयरनेस को बढ़ावा भी देंगे। पैरा ओलंपियन शीतल देवी एंड राकेश कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में मिक्स्ड कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। बात करते हैं शीतल देवी के बारे में। शीतल देवी एक पैरा आर्चर है। इनका जन्म जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। इनको 2023 में अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी द्वारा बेस्ट यंग एथलीट ऑफ द ईयर भी कहा जाता है। बात करते हैं राकेश कुमार की। यह भी एक पैरा आर्चर है। इनका भी जन्म जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। बढ़ते हैं तीसरी न्यूज़ की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में शामिल करने का फैसला किया है? The Union Cabinet has decided to include people above how many years of age in the आयुष्मान इंडिया जन आरोग्य योजना? तो यह 70 साल के आयु के लोगों को देने का फैसला किया है। सितंबर 2024 में यूनियन कैबिनेट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को शामिल करने की मंजूरी दी है। उनको हेल्थ कवरेज भी मिलेगा। उनकी 6 करोड़ से अधिक सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में 23 सितंबर को शुरू हुआ था रांची, झारखंड में। इस प्लान के तहत एलिजिबल फैमिली को प्रति वर्ष प्रति परिवार RS 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज भी दिया जाएगा। बढ़ते हैं चौथे न्यूज़ की तरफ। कैबिनेट ने देश को मौसम के प्रेडिक्शन पूर्वानुमानों को अधिक एक्यूरेट बनाने के लिए कौन सा मिशन मंजूरी दी है? Which mission has been approved by the cabinet to make weather forecast more accurate in the country? यह है मिशन मौसम। सितंबर 2024 में कैबिनेट ने मिशन मौसम को मंजूरी प्रदान की। इस मिशन के लिए कैबिनेट ने 2 साल के लिए 2000 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। मिशन मौसम के तहत टेक्नोलॉजी का उपयोग कर क्लाइमेटिक कंडीशन की इंफॉर्मेशन और एक्यूरेट किया जाएगा। मिशन मौसम को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के 3 इंस्टीट्यूट द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, नेशनल साइंस फॉर मीडियम रेंज एंड वेदर फोरकास्टिंग। इसका प्रॉफिट क्या होगा? इंडिया के वेदर एंड क्लाइमेट से संबंधित साइंस रिसर्च और सर्विसेज को बढ़ावा मिलेगा। खराब मौसम की दशा, क्लाइमेट चेंज के प्रभावों से निपटाने में सहायता मिलेगी। टाइम एंड प्लेस के अनुसार एक्यूरेट वेदर एंड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन प्रदान करने में सुधार मिलेगा। 5वां न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? Which scheme has been approved by the central government to promote electric mobility in the country? तो इसका आंसर है PM E-Drive। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने का PM E-Drive को मंजूरी दी। PM E-Drive प्लान PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट। इस प्लान के लिए 2 साल के लिए 10,900 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इसका फ़ायदा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता में सुधार, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करना है।
Other approvals given by the cabinet: PM e-bus service payment security mechanism (PSM plan). पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों के द्वारा ई बसेस की परचेज एंड ऑपरेशन खरीद और संचालनता के लिए। इस योजना के तहत 3,435 करोड़ की लागत से 38,000 से अधिक ई बसेस शुरू की जाएगी। बढ़ते हैं छठे न्यूज़ की ओर। भारत के प्रसिद्ध राजनेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। इसका संबंध किस पार्टी से था? Indian famous politician Sitaram Yechuri passed away. He was related to which party? तो वह थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। 12 सितंबर को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल सीताराम येचुरी का निधन हो गया। सीताराम येचुरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल थे। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। सीताराम येचुरी 2005 में वेस्ट बंगाल में राज्यसभा के लिए चुने गए थे, जिसके बाद इन्हें 2016 में राज्यसभा में बेस्ट पार्लियामेंट अवार्ड में से सम्मानित भी किया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इंडिया की एक नेशनल पॉलिटिशियन पार्टी है। इसकी स्थापना 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) के डिवीजन के बाद हुई थी। पार्टी का फ्लैग है रेड फ्लैग है। फ्लैग के सेंटर में वाइट कलर में एक क्रॉस किया हुआ हथौड़ा है और दरंती है। पार्टी का चिन्ह हथौड़ा और दरंती है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। निम्न में से किसे लघु कथा 9 यार्ड साड़ी के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Who among the following has been awarded the Singapore Literary Award for the short story 9 यार्ड साड़ीज? तो यह है प्रशांति राम। सिंगापुर में इंडियन ओरिजिन राइटर प्रशांति राम ने इंग्लिश फिक्शन कैटेगरी में शॉर्ट स्टोरी 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। शॉर्ट स्टोरी 9 यार्ड साड़ीज 2023 में पब्लिश की गई थी। यह कहानी सिंगापुर, सिडनी, न्यूयॉर्क में फैले तमिल ब्राह्मण फैमिली की पीढ़ियों के बारे में बतलाती है। साथ ही इंग्लिश क्रिएटिव नॉन फिक्शन कैटेगरी में इंडियन ओरिजिन की कलाकार सुबिगी राव को उनकी पुस्तक पल्प 3 एन इंटीमेट इन्वेंट्री ऑफ बैनिस्ड बुक के लिए दिया गया। बढ़ते हैं 8वीं न्यूज़ की तरफ। सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन हेल्ड? यह न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया। सिविल एविएशन पर सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन न्यू दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में किया गया। इस कॉन्फ्रेंस को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAO) और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा आयोजित किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाने की घोषणा की। दिल्ली डिक्लेरेशन से एशिया पैसिफिक रीजन में एविएशन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, विमान सुरक्षा, संरक्षा और स्थायित्व को बढ़ावा मिलेगा। एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन पर पहला सम्मेलन 2018 में बीजिंग, चीन में हुआ था। इसका फ़ायदा: एशिया पैसिफिक रीजन में सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और समाधान का प्रदान करना। 9वीं न्यूज़ की ओर। हाल ही में ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रिसेंटली ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड बाय हुम? तो यह है पीयूष गोयल। यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म को शुभारंभ किया। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म के एक डिजिटल इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया TCS एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सहयोग से तैयार किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव इंडियाज एक्सपोर्टर्स स्पेशली MSMEs, मिनिस्ट्री स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना है। MSME माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो इंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक, अर्ली टर्नओवर 5 करोड़ तक। स्मॉल इंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक, अर्ली टर्नओवर 50 करोड़ तक। मीडियम इंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक, ईयरली टर्नओवर 250 करोड़ तक। वाई इट इज़ नेसेसरी? यह जरूरी क्यों है?
एमएसएमई मिनिस्ट्री द्वारा 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में एमएसएमईज 11.1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। साथ ही एमएसएमईएस भारत के टोटल जीडीपी में लगभग 30% का कंट्रीब्यूट करता है। बढ़ते हैं 10वीं न्यूज़ की ओर। किस मंत्रालय ने हेल्थ डायनेमिक ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज 2022-23 की रिपोर्ट जारी की? विच मिनिस्ट्री हैज released the report India's Health Mobility Infrastructure and Human Resource 2022-23? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट, होम मिनिस्ट्री। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। हेल्थ मिनिस्ट्री ने हेल्थ डायनेमिक ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज 2022-23 रिपोर्ट जारी की। की पॉइंट ऑफ द रिपोर्ट: भारत में कुल 724 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 362 मेडिकल कॉलेज हैं। रूरल एरिया इंस्टीट्यूशन हेल्थ केयर फैसिलिटी की वृद्धि हुई है 2005 से 2023 के बीच। हेल्थ सब सेंटर्स, SCS, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, PHCS और कम्युनिटीज हेल्थ सेंटर CHCS की संख्या में वृद्धि हुई है। डॉक्टर की कमी 2005 से 2023 के बीच PHCS, प्राइमरी हेल्थ सेंटर केयर सर्विसेज में डॉक्टर और मेडिकल ऑफिसर्स की उपलब्धता लगभग 20,000 से बढ़कर 32,000 हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में अधिकांश हेल्थ सब सेंटर किराए के भवनों में चल रहे हैं। अर्बन एरिया सिचुएशन: इंटरस्टेट डिस्पैरिटी इन हेल्थ सर्विस। अर्बन पॉपुलेशन के आधार पर तय क्राइटेरिया के अनुसार लगभग 36% अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर UPPHC की कमी है। Chandrayaan Vikram lander recently recorded data on how many earthquake-like vibration on moon. चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने हाल ही में चंद्र पर कितने भूकंप जैसे कंपन का डाटा दर्ज किया है? तो इसका आंसर है 250। चंद्रयान 3 डिटेक्ट्स हिस्टोरिक 250 seismic signature on moon. जैसा कि आप देख सकते हैं, Veer Das has become first Indian ever to host international Emmys. Smriti Mandhana has become fourth Indian batter to score 3,000 runs in T20s. Thanks for watching. लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।